हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मैं आपके बीच आज लेकर के आया हूँ सीए फाउंडेशन के अंदर हमारा आईसीएस स्टडी मटेरियल से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। तो सोचा मैंने क्यों ना कि इन जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जिसके अंदर हमारे पास में एक चैप्टर में 9 यूनिट्स हैं, तो बेटा मैं आपके लिए इन 9 की 9 यूनिट्स के अलग अलग वीडियो बना करके आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो to get all the videos, to get all the updates related to all these chapters, all these units, please subscribe our channel। ठीक है जी। और बेल बजाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको जो भी हमारे पास में छोटे छोटा वीडियो है, बड़े से बड़ा वीडियो है, जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, या जो भी हमारे पास में नए नए टॉपिक्स के वीडियो अपडेट हो तो हमारे चैनल पे आएंगे तो तुरंत आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए बेटा, आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आपके साथ में शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सबसे पहले हम आपके साथ में शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज फोर्थ यूनिट, जो कि हमारे पास में सीए फाउंडेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है थ्योरेटिकल वाला आईसीएस स्टडी मटेरियल से हम डायरेक्टली उसको वहां से पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस फर्स्ट चैप्टर जो है जिसकी 9 की 9 यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पूरे चैप्टर में से 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास में एटलीस्ट आते ही आते हैं। वो ट्रू फॉल्स फॉर्म में आ सकते हैं, वो हमारे पास में जो है ट्रू फॉल्स फॉर्म में आ सकते हैं, या हमारे पास में कोई थ्योरेटिकल का क्वेश्चन बन करके आ सकता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो वी हैव टू क्लियर ऑल दीज यूनिट्स। और ये वैसे भी बेटा बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अनदर चैप्टर्स टू इम्प्रूव द बेसिक फंडामेंटल्स और टू क्लियर द कंसेप्ट एज वेल। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारे पास में नाम है जी कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो हमें आपके साथ में बेटा डिस्कस करना है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स एज वेल। तो हमारे पास में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं इन अकाउंटिंग, वी कैन कैटेगराइज ऑल ऑफ देम इन द टू कैटेगरी। द वन इज कैपिटल इन द नेचर एंड द अनदर इज द रिवेन्यू इन नेचर। सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू कैटेगराइज देम, क्या रीजन क्या है कि इन दोनों को हम कैटेगराइज करें। तो द ओनली रीजन बिहाइंड कि कैपिटल नेचर के जो आइटम्स होते हैं, फिर चाहे आइदर देयर आर एक्सपेंडिचर और इनकम्स, और जो रिवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, इन दोनों नेचर के आइटम्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो टू गेट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट। तो टू गेट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल दीज financial statement, we have to follow the treatment as per the capital nature item as well revenue nature item। क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो उसका सही से ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल नेचर के आइटम जो होते हैं वो बैलेंस शीट के द्वारा कवर किए जाते हैं, रिवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग और पी&एल के द्वारा कवर किए जाते हैं। तो टू गेट द एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, टू गेट द नेट प्रॉफिट, वी हैव टू टाइटली कंसीडर ऑल द रिवेन्यू नेचर आइटम एज पर द ट्रीटमेंट। और उसी तरह हमें बैलेंस शीट को ठीक से टैली करवाने के लिए और उनका ठीक से ट्रीटमेंट करने के लिए कैपिटल नेचर आइटम को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के आइटम को किस तरह से पहचाना जाता है, यही इस चैप्टर के साथ हम आपके साथ में सीख पाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल नेचर के अंदर पेमेंट होती है और कैपिटल नेचर के अंदर रिसिप्ट होती है, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू नेचर के अंदर पेमेंट होती है, रिवेन्यू नेचर के अंदर रिसिप्ट्स होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ये पहचानी कैसे जाती है, तो देखना जी मेरे साथ में सब बच्चे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बोला वही बात यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी गई है। अकाउंटिंग एम इन असर्टेनिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। For ascertaining the periodical business result, the nature of transaction, underline the word nature of transaction, should be analyzed whether they are capital or revenue in the nature. The revenue expenses related to the operation of the business of an accounting period or revenue earned during the period, or the item of expenditure benefit of which do not extend beyond that period। सबसे पहली बात ये यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया कि जो रिवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं वो सारे खर्चे रिवेन्यू नेचर के माने जाते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। दूसरी बात, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ उसी पीरियड से रिलेटेड होते हैं जिस साल के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। बोले तो फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से 2019-20। तो जो रिवेन्यू हम ले रहे हैं वो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को क्यों एक साल के लिए माना जाता है, क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग और पी&एल बनाते समय जो रिवेन्यू लिया वो भी तो एक साल का ही लिया है, तो जो खर्चे लेंगे वो भी तो उसी रिवेन्यू से रिलेटेड खर्चे ही लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिवेन्यू मैंने इस साल का लिया, खर्चे इस साल के भी ले लिया, अगले साल के भी ले लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल।
तो रिवेन्यू नेचर के आइटम जो होते हैं वो 1 साल के ही होते हैं, 1 साल से रिलेटेड होते हैं, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं करंट ईयर्स के बिलोंगिंग्स होते हैं, और उससे जो बेनिफिट होते हैं वो भी करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके खर्चे जिसका बेनिफिट इस साल भी मिलेगा और आने वाले साल में भी मिलेगा, विल यू प्लीज टेल मी दैट टर्म इज नोन एज वेरी गुड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू यानी कि एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जिसका बेनिफिट सिर्फ इस साल मिलेगा, वो खर्चे मैंने कि उसका बेनिफिट सिर्फ इस साल तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट वो खर्चे जो रेवेन्यू नेचर है बट उसका बेनिफिट इस साल भी मिलेगा, आने वाले साल में मिलेगा, उससे भी आने वाले साल में मिलेगा, तो दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक होगी जी बात। तो यहां तक हमने देखा जी रिवेन्यू नेचर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ऑन द अदर हैंड जनरेट्स एंड्यूरिंग बेनिफिट and helps in revenue generation over more than one accounting period। कैपिटल नेचर के खर्चे कौन से थे? वो खर्चा जो मैंने इस साल कर दिया जिससे मेरी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है ना, जिससे मेरी कैपिटल बढ़ गई और उसकी वजह से मैं अनेबल हुआ ताकि मुझे उसके बेनिफिट एक से भी ज्यादा सालों तक मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी खरीदने के लिए मैंने पैसे तो आज खर्च कर दिए, बट उस मशीनरी को मैं इस साल भी यूज करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अगले साल भी प्रोडक्शन करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उससे अगले साल भी प्रोडक्शन करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनेबल्स मी टू एक्सट्रैक्ट द बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर production and sales generate revenue in the earning process, use the goods and services in sports of those function causes expenses to occur। तो these are the basic points जो हमने आपके साथ में पढ़े हैं, ठीक है। आइए मेरे साथ में आगे बढ़ते हैं। The distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in the profit and loss and in the P&L account। क्लियर हो गया। रिवेन्यू आइटम जो होते हैं वो हमारे पास में ट्रेडिंग और P&L में कंसीडर होते हैं, जबकि जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं वो हमारे पास में बैलेंस शीट में कवर अप होते हैं, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द P&L अकाउंट एज देयर बेनिफिट फॉर द वन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज दे विल जनरेट बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट लेते रहेंगे वैसे वैसे उसका प्रपोर्शनेट पार्ट हम रिवेन्यू मानकर कैपिटल P&L में ट्रांसफर करते रहेंगे। सर ये बात आपने क्या बोली? बेटा एक बात बताओ, मैंने एक 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी जो मेरे को 10 साल तक काम करेगी, जिससे मुझे 10 साल तक बेनिफिट होंगे, तो क्या मैं एक काम बताओ, क्या 10 लाख का 10 लाख जो वैल्यू है मशीन की, क्या उसको आज ही की आज पूरी राइट ऑफ कर दूं? राइट ऑफ करने का मतलब क्या उसको पूरा का पूरा P&L में डाल दूं? P&L में डालने का क्या मतलब, क्या उस पर पूरा का पूरा आज ही डैप लगा दूं? उस मशीनरी से जो मुझे बेनिफिट होंगे, तो सीधी सी बात है, ये बात कही गई है कि जो कैपिटल नेचर से आपको जिस रेशो में बेनिफिट होते हैं आने वाले सालों में, उसी रेशो में कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शनेट आप P&L में डालते रहो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, मुझे आने वाले 10 साल तक उससे बेनिफिट होगा, तो आप अकाउंटिंग क्या बोलती है कि उस 10 लाख को 10 हिस्सों में बांटकर हर साल एक हिस्सा P&L में बाय द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते रहो। यही तो बात अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो यही बात तो लिखा है, विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट इन द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो 10 लाख के अंदर आपको जैसे जैसे बेनिफिट होता रहे वैसे वैसे उसका प्रोपोर्शनेट यू हैव टू ट्रांसफर इट टू P&L अकाउंट एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी अल्टीमेटली उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? बाय ट्रांसफरिंग इट टू दी P&L अकाउंट। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो था जी कुछ बेसिक बात। अब आता है जी मेरे पास में कंसीडरेशन इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कौन सा खर्चा कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रिवेन्यू है, ये कैसे पता चलेगा? इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला मेरे पास में पॉइंट आता है जी नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर ए ट्रेडर डीलिंग इन द फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस अगर वो उसी चीज में डील कर रहा है तो मतलब वो बिजनेस ऑपरेशन है, वो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है, दैट मीन्स वो रिवेन्यू है उसके लिए, ठीक है। बट फॉर एनी अदर ट्रेड परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात तो बिल्कुल ठीक है,
ठीक है जी, एंड शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एसेट्स, देयरफॉर नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। तो रिवेन्यू नेचर का मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल बिजनेस ऑपरेशन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रिवेन्यू होते हैं, लेकिन जो खर्चे बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं दैट आर कैपिटल। अभी और आगे पढ़ता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर, रिकरिंग नेचर का मतलब होता है जो बार बार होते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, तो वो सारे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं दे विच आर रिकरिंग इन नेचर आर नोन एज द रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। बट जो एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग होते हैं, बहुत कभी कभी होते हैं, जैसे बिजनेस में एसेट्स खरीदना, क्या एसेट्स रोज रोज खरीदते हो? जी नहीं बेटे, एसेट साल में, 2 साल में, 3, 4, 5 साल में एक आधी बार खरीद जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सैलरी पे करना, रेंट पे करना, दीज आर द रेगुलर एक्सपेंसेस, दीज आर द बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे रिकरिंग होते हैं वो सारे रिवेन्यू नेचर खर्चे होते हैं, बट जो खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। चाहो तो पढ़ के देख लो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंसेस इज क्वाइट ऑफन, बहुत ज्यादा होते हैं इन द अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज सेड टू बी रिवेन्यू नेचर। वेल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं, डू नॉट अकर ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर, जो बार बार अकाउंटिंग ईयर में नहीं होते हैं, ठीक है जी, वो कैपिटल होते हैं। मंथली सैलरी रिवेन्यू का है, ठीक है जी। वाइल परचेज ऑफ एसेट्स रेगुलर नहीं होते इसलिए कैपिटल है। फिर उसके बाद में आता जी पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने किया उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था। एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर ऑफ मशीनरी मे बी इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स, सच एक्सपेंसेस इज रिवेन्यू इन द नेचर। मैंने कोई नॉर्मल मेंटेनेंस की, रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, रूटीन, ठीक है जी, नॉर्मल है तो वो रिवेन्यू है। लेकिन अगर मैंने कोई मेजर रिपेयर किया है, मेजर रिपेयर का मतलब मैंने किसी मशीनरी का पार्ट ही चेंज कर दिया, तो ये मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर इज ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर। लेकिन जो रेगुलर रिपेयर है, रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो आपकी रिवेन्यू मानी जाएगी। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट्स सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अंडरलाइन द वर्ड, सबसे काम की बात है। अगर कोई भी ऐसा खर्चा जिससे उस मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एक बात जरा सोच करके देखो, मैंने कोई खर्चा किया मशीन के ऊपर जो रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो उससे उस मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने उस मशीन का कोई पार्ट ही चेंज कर दिया, तो अगर अब मैंने नया पार्ट लगा दिया है तो मशीनरी विल वर्क इन मोर एफिशिएंटली, और मोर एफिशिएंटली वर्क करेगी तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है उस मेजर रिपेयर से, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इन नेचर। और क्योंकि मैंने उसको कैपिटल इन नेचर माना है, तो दैट एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर माना गया है वो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर है, और कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा। However, determination of the cost of maintenance and ordinary repair should be expressed as opposed to a cost which ought to be capitalized or not always simple। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो खर्चा किया गया उसका पर्पस क्या है। तो अगर सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्ड लिखा गया है, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा गया, तो आप उसको रिवेन्यू मानोगे। बट अगर वहां पे वर्ड यूज किया गया मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये लिखा गया कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, तो इट विल डेफिनेटली ट्रीटेड एज कैपिटल इन नेचर। उसके बाद में आता है जी अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर उस खर्चे के करने से मेरे बिजनेस के रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो बात वहीं पर आ गई बेटे। अगर इफेक्ट कैपेसिटी इंप्रूव होती है तो वो कैपिटल है, अगर कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे पहले बिजनेस कर रहा था, जिस गति से जिस स्पीड से पहले पैसा कमा रहा था वही उसी हिसाब से कमा रहा हूं, तो रिवेन्यू नेचर। पढ़ के देख लो। द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम एंड रिवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रिवेन्यू इन नेचर एंड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रिवेन्यू अर्नड इन द करंट पीरियड। भी मैंने कोई खर्चा किया 10,000 का, जिससे मैं रिवेन्यू अर्न कर पाया 50,000 का, तो अगर वो 50,000 का खर्चा इस साल के पीएनएल में आएगा तो 10,000 का खर्चा भी इस साल के पीएनएल में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, और पीएनएल में आएगा तो रिवेन्यू इन नेचर है। बट on the other hand, if expenditure help to generate revenue over more than one accounting period should be called capital expenditure। यही बात तो मैंने ऊपर भी पढ़ी थी। When expenditure on improvement and repair of the fixed assets is done, it has to charge to P&L account if expected future benefit from the fixed assets do not change। अगर fixed assets की एफिशिएंसी पर, उसके बेनिफिट पर, उससे होने वाली इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, तो जैसे पहले काम कर रही थी वैसे अभी भी काम कर रही है, रिवेन्यू इन नेचर है। इट विल बी इंक्लूडेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट इंक्रीज होते हैं तो।
उस खर्चे के करने से मुझे लगता है कि नहीं, मैं पहले अगर उस खर्चे के करने से पहले वो फिक्स असेट्स मेरे लिए 6 साल काम करती थी, लेकिन फिक्स उस पर खर्चा करने से वो 7 साल तक चलेगी, तो उस खर्चे को हम उसकी कॉस्ट में जोड़ करके कैपिटल मान लेंगे। मैटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, एक बात डिपेंड करती है कि जो अमाउंट है उसकी वो कितना बड़ा है। अगर वो अमाउंट बहुत छोटा सा है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्ट बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल। जनरली क्या होता है कि अगर अमाउंट बहुत छोटा सा है, बाकी जैसे कि मान लो कि कोई एसेट्स है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और मैंने उस पर कोई 5,000 का खर्चा किया, तो कोई बहुत बड़ी बात है, देयर इज नॉट ए मटेरियल एक्सपेंसेस रिवेन्यू इन नेचर। लेकिन अगर 1 करोड़ की मशीन के ऊपर मैंने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, 20 लाख रुपए खर्चा किया, तो दैट अमाउंट मैटर्स, और अगर वो अमाउंट मैटर करती है तो शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल इन नेचर। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द एक्सपेंडिचर इन बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू। तो मेरे पास में 5 क्लासिफिकेशन निकल कर आए। सबसे पहले क्या निकल कर आया बेटे? नेचर, बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है जी, बिजनेस के नेचर में मैं किस चीज में डील कर रहा हूं। तो अगर वो मेरा रेगुलर गुड्स है तो वो रिवेन्यू है, अगर मेरा वो इरेगुलर गुड्स है तो हम उसको क्या मानेंगे? इरेगुलर गुड्स है तो रिवेन्यू मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद में रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, रिकरिंग नेचर क्या तो रिवेन्यू है, नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल है। पर्पस ऑफ द एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस का पर्पस क्या? अगर उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो कैपिटल है, अगर नहीं बढ़ती तो रिवेन्यू है। इफेक्ट ऑफ द रिवेन्यू जनरेटिंग, अगर खर्चे करने से आने वाले सालों में बेनिफिट बढ़ते हैं तो कैपिटल, नहीं बढ़ते तो रिवेन्यू है। और अगर अमाउंट बहुत छोटा सा है तो रिवेन्यू है, बहुत बड़ा है तो कैपिटल। दीज आर द सम कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वेयर एज रिवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट रिवेन्यू फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के लिए ही होता है। Revenue expenditure either occur in direct relation with the revenue or in relation with the accounting period. For example, cost of goods sold, salary, rent, etc. Cost of goods sold is directly related to the sales revenue, whereas rent is related to a particular accounting period. तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज से वो रिलेटेड हो रहा है, चाहे वो एक साल का रिवेन्यू हो या वो उस साल का टाइम बेसिस का बेस्ड एक्सपेंसेस है, तो वो रिवेन्यू नेचर होगा। Capital expenditure may represent the acquisition of tangible as well as intangible fixed assets for rendering the for enduring the future benefits. Therefore, benefit arising out of the capital expenditure last for more than one accounting period, whereas those arising of the revenue expenses expire in the same. तो रिवेन्यू खर्चे से जो बेनिफिट होते हैं वो उसी साल एक्सपायर हो जाता है जिस साल हमने वो खर्चा किया। बट अगर हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक point to recognize the whether the expenditure is revenue or capital as well। ठीक है जी, तो उसके बाद में हमारे पास में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं टू फाइंड आउट वेदर दीज एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू और कैपिटल। तो लेट्स ट्राई इट आउट वंस। तो स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ जी, ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ दिस सेकंड हैंड मशीनरी। ध्यान रखना, ओवरऑल एक्सपेंसेस का मतलब होता है पूरी मशीनरी की ओवरऑलिंग की गई, पूरी मशीनरी की रिपेयर की गई, क्योंकि मशीनरी सेकंड हैंड थी। तो एक बात बताओ, सेकंड हैंड मशीनरी पे जब आप ओवरऑलिंग का खर्चा करोगे तो नो डाउट वो उस खर्चे के करने से सेकंड मशीनरी की एफिशिएंसी, कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कॉमन सेंस लगाओ बेटे, बिल्कुल बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी तो वो रिवेन्यू है, ये कैपिटल है? जी नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या माना जाएगा? कैपिटल इन नेचर है। फॉल्स है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक होगी जी बात। चलिए बेटे आगे देखेंगे मेरे पास में। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लो जी, मनी स्पेंड, मैंने कोई ऐसा खर्चा किया टू रिड्यूस्ड वर्किंग एक्सपेंसेस जिससे मेरा रूटीन खर्चा कम हो गया। भाई मैंने क्या किया, मान लो मेरे फैक्ट्री के अंदर 10 एम्प्लॉइज काम करते थे, जिनको 10 के 10 एम्प्लॉइज को मैं सैलरी पे करता था। मैंने क्या किया, 10 एम्प्लॉइज को सैलरी भारी पड़ती है, क्यों ना मैं काम करूं, मैं एक रोबोट खरीद लेता हूं और एक रोबोट जो है वो 3 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकता है। तो इससे क्या करूंगा, मैं उन तीनों एम्प्लॉइज को रिट्रेंच कर दूंगा, उन तीनों को रिटायर कर दूंगा। मैंने कहा जी आप जाओ, क्योंकि मैं अब रोबोट ले आऊं और मेरा रोबोट आप तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। तो हुआ क्या, रोबोट को खरीदने के लिए एक साथ मैंने जो पैसा खर्च किया
उससे क्या हुआ, मेरा जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो कम हो गया। क्यों? और रोबोट के खरीदने से क्या हुआ, उसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों में मिलेगा। दैट्स व्हाई द अमाउंट स्पेंड ऑन दैट रोबोट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंसेस। तो जरा ध्यान से देखिए, it may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expenditure would have generated a long-term benefit to the entity. It becomes part of intangible fixed assets if it is in the form of technical know-how, tangible fixed assets if it is in the form of additional replacement of any existing tangible assets. So this is capital expenditure. ठीक है जी। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी कब तक खरीदी हुई नहीं मानी जाएगी, जब तक मैं उस पर रजिस्ट्री का खर्चा पे नहीं कर पर देता, दलाल को पैसे नहीं दे देता। तो लीगल फीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपिटल होती है, कैपिटल नेचर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। हाँ जी, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस टू डिफेंड ए सूट claiming that firm's factory site belongs to the plaintiff's land is capital expenditure। कह रहे जी मैंने लॉयर को कुछ पैसा पे किया एक केस को जीतने के लिए, और उस केस के जीतने से वो केस एक डिस्प्यूट था, कोई लैंड थी जिसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था, और उस लैंड को जीतने के लिए मैंने जो लॉयर को पैसे पे किए, वो पैसा जो मैंने पे किया वो कह रहे जी लॉयर की फीस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकती बेटा। जरा सोच करके देखो कि उस खर्चे के पे करने से क्या उस लैंड के बेनिफिट इंप्रूव हो जाएंगे, क्या उस लैंड की लाइफ बढ़ जाएगी, क्या लैंड की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इज देयर एनी इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी और एंड्यूरिंग बेनिफिट्स इन द अपकमिंग ईयर्स? नो बेटा, ध्यान से देखें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कह रहे जी क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमने कहा जी नहीं, फॉल्स। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू दी प्लेंटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है बेटा वो लैंड तो मेरी थी, उस लैंड को बचाने के लिए, उस लैंड को बनाए रखने के लिए वो खर्चा किया गया है। उस खर्चे की वजह से मेरे को बेनिफिट इंप्रूव नहीं हुआ, तो वो रिवेन्यू इन नेचर है। बाय दिस एक्सपेंसेस नाइदर एनी एंड्यूरेबल बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन इन द फ्यूचर, कोई बेनिफिट नहीं बढ़े टू दैट व्हाट इज प्रेजेंटली, जो मेरे पास आज अवेलेबल है वही आगे भी रहेंगे, नॉर कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स भी इंप्रूव नहीं हुई है। और नॉर्मल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा रिवेन्यू इन नेचर होते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आगे देखेंगे। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ऐसा पार्ट मैंने चेंज किया, स्पेंड अमाउंट स्पेंड, वॉर्न आउट का मतलब वो घिस चुका था बिल्कुल, तो मैंने पार्ट ही रिप्लेस कर दिया। अब पार्ट के रिप्लेस करने से अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे जो पार्ट मैंने रिप्लेस किया है वो पार्ट से मुझे जो बेनिफिट हो रहे थे, अब मैंने वैसा ही तो पार्ट लगाया है दोबारा से, तो जो बेनिफिट मुझे पहले पार्ट से हो रहे थे वही बेनिफिट तो मुझे अब नए पार्ट से भी होंगे। भी पहला जो मैंने पार्ट लगाया था वो घिस गया, अब मैंने पार्ट लगा दिया वो फिर से घिसेगा। ध्यान से देखें, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज revenue expenses since it is part of maintenance cost. This is just a maintenance cost. पार्ट worn out हो गया था, मैंने रिप्लेस कर दिया। या तो ये होता कि अब मैंने जो नया पार्ट लगाया वो ऐसा लगाया है कि जो पहले वाला पार्ट था, मान लो 10,000 यूनिट्स एक मंथ में प्रोड्यूस करता था, लेकिन नया वाला पार्ट 15,000 यूनिट्स बनाएगा। लेकिन नहीं, मैंने जो पार्ट बदला वो वही लगाया है, बस पुराना हो गया था नया लगा दिया। गोट इट? अगेन इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। Expenses incurred on repair and whitewashing of the first time on purchase of an old building are revenue expenses। बेटा गलत हो गया, ध्यान से देखो। ओल्ड बिल्डिंग थी, ओल्ड बिल्डिंग पे तो जो भी खर्चा करोगे उसको, कोई भी एसेट्स को खरीद करके उसको उस कंडीशन में लेके आना जहां पर आप उसको रेडी टू यूज कर पा रहे हो। क्या ओल्ड बिल्डिंग को व्हाइट वॉश से पहले यूज कर सकते थे? नहीं। मैंने कोई पुराना घर खरीदा, पुरानी बिल्डिंग खरीदी, मैंने व्हाइट वॉश का खर्चा किया, तो स्टिल दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड अप टू दी रेडी टू यूज। तो दैट्स पॉइंट। ओल्ड बिल्डिंग पे जो खर्चा किया व्हाइट वॉश का, वो मेरे पास में क्या आ गया जी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी है, तो वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। तो ये गलत हो गया।
रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर्ड टू पुट द बिल्डिंग इन ए यूजेबल कंडीशन, रेडी टू यूज करने की कंडीशन तक लाने के लिए। दिस द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ठीक है, मैंने लाइसेंस खरीदा है, इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी है, मैंने सिनेमा को चलाने के राइट्स खरीदे हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि ये मेरे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है। द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस व्हिच इज कैपिटलाइज्ड, सच एक्सपेंडिचर आर amortized over a period of time. Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। बिल्कुल ठीक है बेटे, जो टेम्परेरी हट्स बनाए गए, जनरली क्या होता है कि जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो उस बड़े कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सीमेंट, सरिया, ईंटें वींटें हम ऐसे बाहर नहीं रखते खुले में, हम टेम्परेरी हट्स बनाते हैं जहां पर जो काम का सामान होता है, कीमती सामान होता है, उनको हट्स में रख देते हैं। तो डोंट यू थिंक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग द टेम्परेरी हट्स आर इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल। तो क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है, दैट्स वाई construction of cinema hall is a capital expenditure and all the expenditure related to the process of construction is also known as capital expenditure. That's why preparation of temporary huts is a capital expenditure। तो बिल्कुल ट्रू है ये। आगे जी बात समझ में, तो बिल्कुल इसी तरह इलस्ट्रेशन 2 है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है जी। कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स, तो आइए बेटा इसको भी पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चर्चा की, अब हम आपके साथ में रिसिप्ट से रिलेटेड चर्चा करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, खत्म है बेटा। जस्ट ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी, द सेम मैनर कैपिटल रिसिप्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रिवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के जैसे रिसिप्ट को भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इज रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। इंटरेस्ट इनकम, जो पैसा मैंने बैंक में, मेरा जो बैंक बैलेंस पड़ा उस पर मेरे पास में जो पैसा आता है। On the other hand, receipt which are not revenue in nature, capital receipt, जैसे कि receipt from sale of fixed assets, investment, secured और unsecured loan, owners contribution etc। फिर से बात वहीं आ गई, जो भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स की है तो वो रिवेन्यू इन नेचर है, लेकिन वो अगर बिजनेस से है तो बिजनेस की, लेकिन वो मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। क्या एसेट्स बेचना हमारे बिजनेस का रोज का काम है क्या? क्या इन्वेस्टमेंट बेचना बिजनेस का रोज का काम है क्या? लोन लेना क्या रोज का काम है क्या? जी नहीं। तो जो रिकरिंग इन नेचर नहीं है या जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, उससे हमारे पास में अगर कोई भी रिसिप्ट आती है तो वो हमारे पास में कैपिटल रिसिप्ट होगी। रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब चाहे वो रिसीव हो जाए या वो अर्न हो जाए, जो चीज पहले हो जाएगी हम उस बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। As soon as the right of receipt is established, जैसे ही अर्न हो गई, ये जैसे ये कंफर्म हो गया कि वो इनकम मुझे पक्का पक्का मिलेगी, मिली नहीं है तो हम उसको एक्रूअल बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो कि कोई ऐसी इनकम थी जो अगले साल की थी लेकिन इसी साल मिल गई, तो हम उसको इस साल की रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोलेंगे। हालांकि एंट्री अकाउंटिंग तो करेंगे कैश मिलने के, बट हम उसको ये नहीं कहेंगे ये इस साल की रिवेन्यू रिसिप्ट है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। रिवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट का मतलब ये नहीं कि हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे। कैश आया है ये रिकॉर्ड करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट है ये तब रिकॉर्ड करेंगे जिस साल से वो बिलोंग करती है। On the other hand, capital receipt are not directly credited to the P&L account. For example, when a fixed assets is sold for 92,000, इसकी cost है 90,000. The capital receipt is 92,000 is not credited to P&L account. P&L account on profit and loss on sale of fixed assets is calculated and credited to the P&L account. यानी कि 2,000 पे जो में प्रॉफिट हुआ है वो हमारी बिजनेस की इनकम मानते हुए हम उसको P&L में डालेंगे।
आगे जी बात समझ में, पूरा 92,000 डालेंगे, उस 92 में से 90,000 हमारे पास में कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड द अमाउंट रियलाइज्ड अबव द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड बी ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। हालांकि 92,000, यहां पे एक चीज देखो, कैपिटल रिसिप्ट तो पूरा 92 है, लेकिन पूरा 92 P&L में नहीं जाएगा, 2000 जो है वही P&L में जाएगा एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आगे देखिएगा बेटे, एक इलिस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट ए सिनेमा हॉल एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द, तो ये तो बेटा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आएगी आपको। हाँ, फिफ्थ देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट एज कैपिटल और रिवेन्यू। तो 10,000 स्पेंड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। ध्यान रखना, परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड है, एसेट्स को रेडी टू यूज या पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कैपिटल में जाएंगे, ट्रेवलिंग का खर्चा भी जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से जो पैसा मिलता है वो सेल से मिलता है, ठीक है जी, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट आएगी। अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट ए बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। नई बिल्डिंग को बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना जरूरी है, तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, दैट्स व्हाई कैपिटल इन नेचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। का आग रोज रोज लगती है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? जी नहीं, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसी तरह बेटा इसके जो बचे हुए इलिस्ट्रेशन है वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है जी, और यू विल गेट द कॉल, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे पास में जो यूनिट नंबर 4 है बेटा वो कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यूनिट वाइज वीडियोस हम बना करके डालेंगे। तो प्लीज दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट फर्स्ट, ठीक है जी। तो प्लीज इसके जो भी सोल्ड और अनसोल्ड है, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो नीचे थ्योरी के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज A to Z इसको पूरा पढ़ करके अच्छे से सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा। इट विल हेल्प टू स्कोर द मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। बाकी की चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट क्लास में।